नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। तो देखते हैं इसके अंदर हमें अलग अलग कुछ पॉइंट्स देखने हैं। स्पेशली 1857 का जो रिवॉल्ट है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर देखें तो फर्स्ट रिवॉल्ट था। ठीक है, तो इसे पूरा अगर देखें तो ये इसके होने के पीछे इसके बहुत सारे जो कॉजेज़ थे, इसके पीछे अपराइजिंग्स के, इसके पीछे देखें तो सारे कॉजेज़ हमें देखने हैं। इसके फेलियर की कुछ रीज़न हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कहाँ कहाँ से शुरुआत हुई इसकी और कैसे कैसे ये आगे ये मूव करता गया। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हम शुरू करते हैं। फर्स्ट इसका टॉपिक है कौन सा, ये है द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। ठीक है, तो हम पहला अपराइजिंग देखते हैं इसकी। तो अपराइजिंग के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, द डिसकंटेंट बर्स्ट फोर्थ इनटू ए माइटी पॉपुलर रिवोल्ट इन 1857। अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा लेवल पे ये रिवोल्ट था। ठीक है, कब का, ये 1857 का। ठीक है, इसमें आके देखते हैं दो इट स्टार्टेड ए म्यूटिनी ऑफ सिपॉय। सिपॉय एक्चुअली, सिपॉय जो वर्ड है ये वो किसके लिए आता है, वो आता है इंडियन सोल्जर्स के लिए। जो ब्रिटिशर्स थे इंडियन सोल्जर्स को सिपॉय वर्ड यूज़ करते थे उनके लिए। ठीक है, एट मेरठ ऑन 10th of May 1857। आपको डेट, हिस्ट्री के अंदर डेट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो आपको डेट जितनी भी आपको लर्न करनी होंगी। ठीक है, द रिवॉल्ट सून एनगल्फ द होल नॉर्थ इंडिया एंड शूक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर आप देखें इसके अंदर तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर देखें तो कलेक्टिव बहुत बड़े लेवल पे क्या था, ये ऐसा रिवॉल्ट था, पहला ऐसा रिवॉल्ट जो बहुत बड़े लेवल पे था। इससे पहले अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे मतलब रिवॉल्ट थे, छोटे छोटे लेवल पे, पर्टिकुलर कुछ जगहों पे बहुत सारे रिवॉल्ट्स हुए। उन रिवॉल्ट्स को लेकिन कंसिडर नहीं करते हैं एक्चुअली। उनके ऊपर देखें तो क्या है कि ब्रिटिशर्स ने उन रिवॉल्ट को टाइम टाइम पे क्या किया, सप्रेस्ड कर दिया, कुचल दिया उनको। ठीक है, आगे आते हैं। इसके अंदर देखें तो फाउंडेशन जो थी कहीं ना कहीं हम देखें ब्रिटिशर्स की, वो फाउंडेशन उसको कहीं ना कहीं इंडियंस ने हिला दिया था उसके अंदर। अल्टीमेटली देखें तो ब्रिटिशर्स को डर था और ब्रिटिशर्स चाहते थे ऐसी कोई पॉलिसी कि जिसकी वजह से ये जो रिवॉल्ट है ऐसा आने वाले 100 साल तक ऐसा कोई रिवॉल्ट ना हो पाए। ठीक है, और देखते भी हम 1857 के बाद जो रिवॉल्ट दूसरा जो हमारा, अगर इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो पाया। देखते हैं तो लगभग 90 साल बाद। ठीक है, चलिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंडियंस फ्रेम ट्राइबल ग्रुप्स में कौन कौन से, देखो फार्मर्स भी हो गए इसके अंदर, हमारे कौन है इसके अंदर, ट्राइबल्स भी हैं, सोल्जर्स हैड राइजन इन रिवॉल्ट अगेंस्ट दियर रथलेस ऑपरेशन ऑफ बाय ब्रिटिश की जितनी भी ऑपरेसिव पॉलिसीज थी, कहीं ना कहीं सारे लोग इसके अंदर अगर हम देखें तो फार्मर्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान थे इसके अंदर। जितनी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो लोग परेशान थे, सोल्जर्स भी परेशान है। सोल्जर्स को देखें तो इसके अंदर देखेंगे हम लोग कि नॉर्मल एक ब्रिटिश सोल्जर और एक इंडियन सोल्जर को कंपेयर करें तो ब्रिटिश सोल्जर को इंडियन सोल्जर को देखते हुए करीब करीब 8 टाइम्स, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स यानी 8 गुना उनकी सैलरी मिल रही है। इतने कम सैलरी के अंदर जो उनकी फैमिली थी वो सर्वाइव भी नहीं कर पाती थी, बहुत बड़ी परेशानियाँ ये थी। ठीक है, और पर्टिकुलर कुछ एक सेक्शन दे रखा है, उस एक पर्टिकुलर एक जो पोस्ट देखिए उस पोस्ट से ऊपर उनका प्रमोशन तक नहीं करते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके अंदर जो मेन टॉपिक है इसके अंदर कॉजेज ऑफ द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। इसके अंदर हमें अलग अलग पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ऐसे इसमें सोशल और रिलीजियस कॉजेज, ये सारे कॉजेज अपने डिस्कस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं इसके अंदर कौन सा, पॉलिटिकल कॉजेज। तो पॉलिटिकल कॉजेज के अंदर फर्स्ट आते हैं कौन सा, देखिए इसमें आ रहा है हमारा कौन सा, सॉरी ये नीचे मेरे को मेंशन करना पड़ा है, डिसकंटेंट ऑफ द रूलिंग सेक्शन। क्या रूलिंग सेक्शन से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, लोग मतलब खुश नहीं है, कहीं ना कहीं परेशान है। उन लोगों को भी मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि परेशानी महसूस होने लग गई। कैसे हुई हो देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ इन इंडिया एज ए ट्रेडिंग कंपनी। इनिशियल स्टेज में देखें तो क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव कि वो इंडिया में सिर्फ ट्रेड करने आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि यहाँ के जितने भी रूलिंग पार्टीज़ हैं, रूलिंग जितने भी लोग हैं या फिर रूलिंग अथॉरिटी, जैसे हमारे जितने मोनार्क्स हो गए, सब हो गए किंग, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रह रहे हैं। तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उन लोगों ने उठा के क्या किया कि इंडिया के अंदर इंडिया को कैप्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था, यही मेन रीज़न था कहीं ना कहीं इनको पूरी कंट्री को कॉलोनी बनाने का। तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनके इंटरफेरेंस शुरू कर दिया किसके अंदर, उनकी जितनी भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे, जितनी भी रूलिंग जो लोग थे उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स में उन्होंने इंटरवेन करना शुरू कर दिया। बट बाय द 19th सेंचुरी दे एम टू अज्यूम पॉलिटिकल पावर। ठीक है, उन्होंने अज्यूम कर लिया पॉलिटिकल पावर भी उन्हें क्या करी है कि उनको उस जगह कैप्चर करनी है। एंड ओपनली इंटरफेयर्ड इन द पॉलिटिकल एंड द इंटरनल मैटर्स बाय द, एक में एक आता है नाम, एक आता है सब्सिडी अलायंस,
सेकंड आता है इसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आप में से कुछ लोगों ने शायद क्लास 8 क्लास 9 के अंदर इनमें से कुछ टॉपिक्स पढ़े हो सकते हैं। सब्सिडी अलायंस हो गया, या दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, ठीक है। तो चलो इनको दोनों को पॉइंट्स को हम देखते हैं क्या कहते थे, देखते हैं। पहला आया था इसमें सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस क्या है ये? द ब्रिटिश कंक्लूडेड विद मैनी इंडियन रूलर्स, द ब्रिटिश प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट दीज रूलर फ्रॉम अटैक। क्या कर दिया कि उनको अश्योर कर दिया चीज़ों के लिए कि क्या करना है कि भारत से जो भी आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं उनसे क्या कर रहे हैं कि मतलब उनको अश्योर कर दे कि कहीं ना कहीं उनको ट्रूप्स प्रोवाइड जो करेगा वो कौन, या प्रोटेक्ट करेगा वो कौन करेगा? ब्रिटिशर्स करेंगे, ठीक है। और उसके बदले में उनको क्या प्रोवाइड करना था? जो भी जितने भी मतलब जो रूलर्स थे या फिर जो भी किंग थे उनको क्या प्रोवाइड करना था? इन रिटर्न द रूलर गेव अवे मैनी ऑफ दियर पावर्स टू द ब्रिटिश एंड बिकेम लार्जली डिपेंडेंट ऑन देम। और बाकी क्या देना उन्हें बदले में बहुत जो उनकी पावर्स हैं वो किसके साथ शेयर करनी है? उन्हें ब्रिटिशर्स के साथ शेयर करनी है, ठीक है। इससे क्या देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं देखो तो ये बहुत बड़े लेवल पे किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए सारे, ये जितने भी हमारे रूलर्स हैं वो डिपेंड हो गए ब्रिटिशर्स के ऊपर। एक तो ये हो गया सब्सिडी अलायंस। सेकंड आता है इसके अंदर, वो है कौन सा? हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में देखें, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस कराया? ये लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस कराया। इसमें क्या था? द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विच इम्प्लाइड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए नेचुरल हीयर। इसमें नेचुरल हीयर का होना बहुत जरूरी है। अगर नेचुरल हीयर नहीं है किसी के पास तो क्या होगा? इसके अंदर उसकी जो किंगडम है, हिज किंगडम वुड ऑटोमेटिकली लैप्स टू द ब्रिटिश। अगर ऐसी कंडीशन है किसी का खुद का संतान नहीं किसी के पास, तो क्या होगा? उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी किनके पास? ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट हमारा है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स में आते हैं। देखो सतारा है, संबलपुर है इसके अंदर, इसमें झांसी है, नागपुर है, ऐसी और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनको डायरेक्टली किसने कैप्चर कर लिया? ब्रिटिशर्स ने कर लिया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स से इन लोगों ने फिर आगे आगे इनसे रिवॉल्ट भी और इनका लड़ाइयाँ भी हुई, ठीक है। ये भी एक रीज़न था। सेकेंड आता है डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। अब देखिए कि अगर हमारे यहाँ पे पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं एक हेड करने वाला कंट्री जिसके नाम पे पूरा कंट्री मतलब गवर्न हो रहा है अगर ब्रिटिशर्स के आने से पहले, तो वो मुगल अम्पायर था कहीं ना कहीं। आज मुगल अम्पायर को उन्होंने क्या किया? डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। तो देखिए द इंग्लिश अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकेंड द मुगल्स वुड लूज द टाइटल ऑफ किंग। एक तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपना किंग का जो टाइटल है वो लूज़ करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा? और उनके जितने भी उनके सक्सेसर हैं, हिज सक्सेसर वुड हैव टू वैकेट रेड फोर्ट। उनको रेड फोर्ट भी छोड़ना पड़ेगा। अब ये जितनी भी चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, या उनके सेंटीमेंट्स थे, उनके जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रही थी सारी चीज़ें। अब क्या हुआ? तो ये भी एक रीज़न था कि उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वो कहीं ना कहीं एजिटेट जितनी थी उनकी चिंताएं जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई, और कहीं ना कहीं इनके लिए रिवॉल्ट के लिए शुरुआत करने की सोची इन्होंने, ठीक है। एक आता है इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहेब एंड रानी ऑफ झांसी। रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम है कि जैसे अगर हम बात करें क्या नाम था उनका? मणिकर्णिका, ठीक है। शॉर्ट में बोलते थे उन्हें मनु, ठीक है। बाजीराव सेकंड, देखिए बाजीराव सेकंड द लास्ट पेशवा एडॉप्टेड नाना साहेब एज हिज सन। अब एडॉप्ट किया हुआ सन तो भैया अपना नहीं होता। जब नहीं है नेचुरल हियर तो क्या होगा? जो डॉक्टर लैप्स के थ्रू क्या करेंगे वो लोग ब्रिटिशर्स, इनकी जितनी प्रॉपर्टी उसको लैप्स कर दिया, उनको उन्होंने छीन लिया, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द पेशवा द इंग्लिश रिफ्यूज टू एक्नॉलेज नाना साहेब एज ए रूलर ऑफ मराठा, ठीक है। मराठास का रूलर ही नहीं माना उन्होंने, ठीक है। ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। सेम यही प्रॉब्लम आई द रानी ऑफ झांसी एंड लक्ष्मीबाई वॉज ऑल्सो नॉट अलाउड टू एडप्टेशन। उनको भी सन एडप्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया। तो ये भी डॉक्टर ऑफ लैप्स का ही एक एग्जाम्पल था दोनों, ठीक है। एक रीज़न ये हो गया इनके दोनों के परेशानी का, ठीक है। थर्ड आता है एनेक्सेशन ऑफ अवध। अवध की बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश वाला जो पोर्शन है यूनाइटेड प्रोविंसेस उसी का पोर्शन है, ठीक है, ये अवध। तो इसमें देखते हैं इन 1856 लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड अवध टू द कंपनीज डोमिनियन ऑन द प्रीटेक्स्ट एलिज्ड मिसाइल्स। अब क्या हुआ? इन्होंने पहले से बोल रखा था कि क्या है 1856 के अंदर इसको अपने अंदर कैप्चर करने के लिए, इसको कनकर करने के लिए। लास्ट में क्या होता है? ऑन 7 Feb 1856, ये डेट हमें याद करने की है। नवाब वाजिद अली शाह, कौन है ये? नवाब वाजिद अली शाह was deposed and 30th Feb the court of directors ordered complete annexation of अवध, ठीक है।
अगर फरवरी को देखें तो उनकी पोस्ट से उन्हें हटा दिया। दूसरा कब, 13 फरवरी को उसका पूरे जो अवध था उसका एनेक्सेशन कर लिया, उसको घेर लिया उन्होंने, ठीक है, अपनी टेरिटरी में मिला लिया, ठीक है। ये 2 डेट हो गई हमारे पास। उसके बाद आते हैं एक और, they had to pay higher land revenue and additional taxes on food, house, ferries, justice। हर चीज़ के ऊपर उन्हें पहले से देखते हुए ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो देखें तो पूरा स्टेट के ऊपर एक क्या है, एक्स्ट्रा कुछ उसके ऊपर क्या लग रहे हैं, उसके ऊपर उनको जो भी उनके खर्चे हैं वो बेयर करने पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी शुरू हो गई। एक 1000 ऑफ नोबल्स ऑफिशियल्स, देखो नोबल्स ऑफिशियल सोल्जर्स थ्रू आउट ऑफ जॉब्स। सीधी बात है, जब अगर उनकी टेरिटरी कैप्चर कर लिए तो जॉब से तो निकालना लाजमी है, वो तो निकालेंगे उसके बाद, ठीक है। ये भी हुआ। उसके बाद देखते हैं द ब्रिटिश कन्फिस्टिकेटेड द एस्टेट ऑफ द तालुकदार और जमींदार। जमींदार पहले सिस्टम था, तालुकदार और जमींदार का सिस्टम था। उसका क्या करने के जमींदार क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू जितना भी है वो कलेक्ट करते थे और फिर उसको किंग के पास तक पहुंचाया जाता था। अब उन्होंने उनको हटा के उस जगह कुछ मनी लैंडर्स को बाद में उन्होंने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मनी लैंडर्स हो गए इसके अंदर, इसके अंदर कुछ और बड़े बड़े लोग थे, उनको कर दिया, जो डायरेक्टली क्या है कि किसको रिपोर्ट करते थे, ब्रिटिशर्स को। इनकी पोस्ट चली गई। The company's sepoy were worst affected. They had to pay higher taxes on the land their families held in Awadh। ये परेशानी कि एक तो परेशान आर्मी में है, आर्मी में या अपनी जो भी उनकी जो भी पुलिस है उनके अंदर वो परेशान है। दूसरा उनको टैक्सेस भी हायर पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें जितनी भी आर्मी थी उनमें बहुत ज़्यादा लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, अवध से। ये बहुत बड़ा वो था एक रीज़न। तो सब लोग परेशान हैं, तो एक रीज़न ये भी था उनके अटैक करने का, ये रिवॉल्ट पूरा करने का, ठीक है। एक इसमें आता है एब्सेंटी सोवरेंटी ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए इसके अंदर तो क्या है कि जिसमें भी मुगल्स का एक टाइम था, मुगल्स के टाइम में क्या था कि जितना भी वो लैंड टैक्स, जितना भी रेवेन्यू, जो भी जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है वो जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं उसका मैक्सिमम पोर्शन जितना भी है, इवन पूरा पोर्शन अगर देखें तो वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, इंडिया के अंदर। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था, ब्रिटिशर्स सारा इकट्ठा कर रहे हैं इंडिया से इकट्ठा करके कहाँ लेके जा रहे हैं, वो अपने ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। ये एक परेशानी थी उनके साथ। देखते हैं इसके अंदर, देखो एट द टाइम ऑफ मुगल रूल द revenue they collected from the Indians were spent in India only। ये इनकी प्रायोरिटी थी, किसकी, अगर हम बात करें मुगल्स की। मुगल्स के टाइम पे देखें तो इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस कंट्री था, ठीक है। अगर वर्ल्ड जीडीपी का कुछ देखें तो हमारा आता है कुछ 30 और 35% तक हम, इंडिया की कंडीशन ये थी इतनी अच्छी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए तो इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, अराउंड कुछ 3 से 5% हमारा शेयर रह गया। आगे आते हैं इसके अंदर, देखोगे तो कहीं ना कहीं हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज उनको एक्सप्लॉइट किया, यहाँ के लोगों को परेशान किया और अपने कंट्री के रेवेन्यू को हमारे कंट्री के रेवेन्यू को खुद अपने कंट्री लेके चले गए वो लोग। बट इन द केस ऑफ द ब्रिटेन द इंडियंस फेल्ट दैट दे वर बीइंग रिजल्ट रूल्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड इंडियाज वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन टू द इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइज फॉर दियर वेलफेयर। हालांकि ऐसा पूरा कहना बेकार है, इंडिया के अंदर उन्होंने पैसा लगाया था लेकिन पूरे लेवल पे इतना पैसा नहीं लगा जितना मुगल्स ने लगाया, ठीक है। अब कुछ और फैक्टर्स दे रखे हैं इसके अंदर, अदर फैक्टर्स के अंदर हम देखते हैं। अदर फैक्टर्स में आते हैं, देखो द ब्रिटिश डिक्लाइन टू ओनर द प्लेज एंड ट्रीटीज मेड विद द नेटिव प्रिंसेस। जो उन्होंने जितनी भी प्लेज ले रखी थी, शपथ लेते हैं कि ऐसा हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, जितनी भी उन्होंने ट्रीटीज साइन कर रखी थी उनको उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, उस पर उन्होंने काम नहीं किया, उसके ऊपर उनको डिनाई कर दिया। सेकंड आता है इसके अंदर, सेकंड है देखो इंडियंस वर ट्रीटेड अनइक्वली। इक्वली उनको ट्रीट नहीं कर रहे थे, इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे तो लोगों के अंदर क्या हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं परेशान और लोगों को अच्छा नहीं लगता है इन चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशानी वाली शुरू हो गई इस जगह पे, ठीक है। इन्फीरियर और सुपीरियर वाली फीलिंग आती थी लोगों को इसके अंदर के ब्रिटिशर कहीं ना कहीं सुपीरियर फील करवाते थे अपने आप को और दूसरे लोगों को कैसा फील करा रहे हैं, वो इन्फीरियर। तो ये बहुत बड़ी परेशानी थी। द मिथ ऑफ द ब्रिटिश सुपरमेसी वॉज शैटर्ड। ख़त्म हो गया इस जगह जाके उनके सुपरमेसी का जो इनका मिथ था, उनकी एक क्या थी, एक ये मतलब उनकी सोच थी जो एक, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। किस वजह से, विद द डिफीट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन फर्स्ट अफगान वॉर। फर्स्ट अफगान वॉर के अंदर ये हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं तो इनकी कहीं ना कहीं जो इनका मिथ था एक,
वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड इन 1857 एडेड फ्यूल टू द फायर। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को क्या करना होने लग गया इन चीज़ों से, कि लोगों को फीलिंग आने लग गई कि अब जाके हम ब्रिटिश रूल को कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने टॉपिक को ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ठीक है, ओके।